हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के लास्ट के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। उससे पहले हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या हैं उनको एक बार रिवाइज करके देखते हैं। सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है ताकि हम उसको ईजिली पढ़ सकें और उसका ईजिली क्लासिफिकेशन हो सके। तो हमारा जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में मेंशन है, उसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट 4 में हमारा डीपीएसपी मेंशन है। हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 हमारा डीपीएसपी में डील होता है। डीपीएसपी वो आइडियल्स है, वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए जब वो अपनी कोई भी पॉलिसीज़ बनाता है। तो इसका मतलब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ध्यान रखने की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीपीएसपी में जो भी क्लॉजेस मेंशन हैं, जो भी राइट्स, जो भी आर्टिकल्स मेंशन हैं, उनका ध्यान रखें और अपने पॉलिसीज़ को उसी हिसाब से बनाएं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से बोरो किया गया है और ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि अगर जैसे हमारा फंडामेंटल राइट था वो अगर वायलेट होता है तो पर्सन के पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके उनको कह सकता है कि मेरा राइट वायलेट किया गया है। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं होगा, ये वॉलंटरी होते हैं और स्टेट को ध्यान रखना होता है कि हाँ मैं जो भी पॉलिसी बनाऊंगा इन सबको ध्यान रखूंगा। अगर वो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता तो पर्सन नहीं जा सकता कोर्ट में कि मेरा डीपीएसपी वायलेट हुआ है। और ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसीलिए इन दोनों को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं कि लास्ट आर्टिकल्स किस बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अभी हम देखेंगे जैसे सिविल कोड मतलब होता है कि जैसे जो सिविल केसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डाउरी का केस हो गया या फिर मान लीजिए डाइवोर्स का केस हो गया, ये सारे जो केसेस होते हैं ये सिविल केसेस के अंडर आते हैं। अब इसमें हर एक रिलीजन का एक अपने लॉज होते हैं, वो उस रिलीजन को अपने रिलीजन के हिसाब से जो उसमें मेंशन होता है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो उसी के हिसाब से कुछ लॉज बनाए गए हैं जिनको भी फॉलो किया जाता है। पर हर एक रिलीजन का अपना एक लॉ होगा, अपना एक अलग तरीका होगा किसी भी चीज़ को फॉलो। जैसे मान लीजिए डाइवोर्स का एक केस है तो किसी रिलीजन में किस तरीके से होता है, दूसरे रिलीजन में अलग तरीके से होता है। तो सबके अलग अलग प्रोसेस है। बट हमारा जो डीपीएसपी ये कहता है कि हमें एक ऐसी समाज बनाना है जो वेलफेयर पे काम करे, जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए एक समानता लाई जाए ताकि किसी को भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े और एक समान राष्ट्र हो जिसमें हर एक पर्सन एक ही वैल्यू पे एक ही बेसिस पे हमें वैल्यू किया जाए। तो ये आर्टिकल 44 कहता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? Provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करें जब तक वह 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले। ये हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। अब ये देखिए हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 28 क्या कहता है कि उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के जो वर्ष के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है एक एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एक बेसिक एजुकेशन उनका एक राइट है, एक हक है। तो 0 से लेकर 6 साल तक का उनका भी तो एक प्ले स्कूल का हक है, एक बेसिक जो एजुकेशन जो नींव रखी जाती है, तो वो एक डीपीएसपी में मेंशन है। तो स्टेट को इंश्योर करना है कि वो ऐसी एक सुविधा बनाए, मान लीजिए कोई प्ले स्कूल बनाए या फिर किसी भी तरीके की सुविधा इस्टेब्लिश करे अपने स्टेट में ताकि बच्चों का विकास हो सके। तो ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46।
promote the education and economic interest of SC and ST and other weaker section of society and to protect them from social injustice and exploitation. अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट को ये ध्यान रखना है कि एजुकेशनली और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो पढ़ाई का और जो पैसे कमाने का, एक अच्छी वेल्थ बनाने का, एक अच्छी लाइवलीहुड बनाने का, किसके लिए? SC, ST और जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो जिनको एक्चुअली नीड चाहिए। तो सरकार को ये ध्यान रखना है, स्टेट को ये ध्यान रखना है कि उन लोगों की नीड फुलफ़िल हो सके। तो वो अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनाए जो इनको फेवर करे, वो अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनाए जो इनका अपलिफ्टमेंट करे। तो ये हमारा आर्टिकल 46 में मेंशन है। आर्टिकल 47, रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। पोषण के स्तर को बढ़ाने और अपने लोगों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार। अब इसमें क्या है कि आपने सोशल अपलिफ्टमेंट कर दी लोगों की, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट कर दी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका फुलफ़िल कर दिया, और स्टेट की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों की लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान रखे कि वो भाई मतलब एक स्टेट में यूँ तो नहीं है कि ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो रहा है या ज़्यादा लोग भूखमरी फैली हुई है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वो DPSP में मेंशन है कि वो ये ध्यान रखेगा कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बने लाए, लोगों की एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जिसके हिसाब से वो अपनी लाइफ आराम से काट सके। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अब ये हमारा, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि DPSP वैसे हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वो किसी तरीके से 3 भागों में नहीं बटा हुआ। वो जैसे आर्टिकल 36 शुरू होता है और आर्टिकल 51 पे ख़त्म होता है, तो वो एक सीरीज़ में मेंशन है, बट हमने अपने समझ के लिए उसको 3 पार्ट्स में बांटा है। तो एक गांधीयन फिलॉसफी है, तो ये गांधीयन फिलॉसफी का ही पार्ट है कि ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। मतलब हमें एग्रीकल्चर को और अपनी एनिमल हस्बेंड्री को उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम देखें तो हमारी लार्ज पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो सरकार को ऐसे काम करने हैं, ऐसे पॉलिसी लानी है कि वो एग्रीकल्चर को नई टेक्नोलॉजी लाए, उसमें उसका विकास करे, उसके जो कंट्रीब्यूशन टू GDP है उसको बढ़ाए। तो ये एक सरकार का काम है, तो ये DPSP में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था। इसमें क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है और हमारा फॉरेस्ट है, हमारा वाइल्ड लाइफ है, इनको भी बचाना है। जैसे स्टेट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या एक पावर होती है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिसाइड कर सकता है, नेशनल पार्क डिसाइड कर सकता है। वो क्यों डिसाइड करता है? वो इसलिए डिसाइड करता है कि उसके स्टेट में जो वन है और जो पशु हैं, जो उनके संरक्षण अच्छे से हो सके, या उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस हो जहाँ पे वो अपनी लाइफ और अच्छे से इकोसिस्टम बना रहे। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को ध्यान रखने की। आर्टिकल 49, protect monument, places and objects of artistic or historic interest which are declared to be national importance। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अब आप देखेंगे कि हर स्टेट में हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं। तो हम अलग अलग स्टेट जाते हैं तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम सारे मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करें, उसके हिस्ट्री के बारे में जानें। तो ये स्टेट के लिए एक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टूरिज़्म को बढ़ा सकता है। तो स्टेट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके स्टेट में जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनको बचा के रखे। अब वो बचा के कैसे रखेगा कि उसकी पूरी जैसे इमारत है उसमें जो भी उसको करेक्ट करने के लिए मतलब देखभाल करे, उसकी पेंट और
उसका पेंट करना और कोई आर्किटेक्चर इशू हो वो ध्यान रखना, ताकि उसकी जो नींव है वो बनी रहे, वो किसी भी तरीके से उसका नुकसान ना हो। और वो एक बहुत ही अच्छा साधन होता है स्टेट को पैसे कमाने का, क्योंकि इससे टूरिज़्म बढ़ता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग अलग कीजिए इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। इसका मतलब कि जब पब्लिक सर्विस हो रही है उस टाइम पे जुडिशरी का रोल और एग्जीक्यूटिव का रोल वो अलग अलग होना चाहिए, आप उसको मिक्स एंड मैच नहीं कीजिए। तो ये भी एक हमारा DPSP में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस बना रहे। मान लीजिए कोई जैसे स्टेट्स हैं जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वो कुछ ऐसा अटेम्प्ट ना करें कि बॉर्डर को वायलेट करें या किसी भी तरीके का उल्लंघन करें और कोई भी वॉर बिना सोचे समझे ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करें, सिक्योर। और जो भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हुए हैं उनको कोशिश करें कि वो अच्छे से आराम से बैठ के सॉल्व हो सके बाय आर्बिट्रेशन, मतलब बातचीत करके सॉल्व हो सके। तो ये भी एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमने अभी DPSP पढ़ा, और DPSP हमारा आर्टिकल 36 से लेके 51 तक था, जो आज ख़त्म हो गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या पार्ट लगा। थैंक यू सो मच।